नमस्कार दोस्तों, फिर आज हम एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे CSF। CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसको हम कैसे याद रखें? तो देखिए, C का मतलब होता है सेरिब्रम। क्या होता है भाई? सेरिब्रम। और सेरिब्रम को आप क्या कहते हो? प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। और S का मतलब क्या होता है? स्पाइनल। और स्पाइनल का मतलब यहां स्पाइनल कोड से है। और स्पाइनल कोड को आप क्या कहते हो? मेरुरज्जु। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है? लिक्विड। और लिक्विड को हिंदी में क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो आप देखिए, प्रमस्तिष्क प्लस मेरुरज्जु प्लस द्रव, इससे मिलकर के एक टर्म निकला है जिसको आपने कहा है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव या तरल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। और प्रमस्तिष्क को ही क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हैं हमारे ब्रेन का लगभग 80% जो पार्ट है वो किससे मेडअप है? प्रमस्तिष्क से। तो उसी को यूज करते हुए सेरिब्रम और स्पाइनल कोड, इन दोनों को मिक्स करके हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? इस तरल का नाम पड़ा CSF। CSF क्या है? CSF एक तरह का तरल है। और मैंने कहा था वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनका ब्रेन खोखला होता है, उसके अंदर निलय होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं। तो ये जो तरल है ये कैसा दिखता है? तो इसको देखें तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है भाई? स्वच्छ। और कलरलेस का मतलब रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स नहीं है। और ये कैसा दिखता है? ब्लड प्लाज्मा के समान दिखता है। और आप जानते हैं हमारे ब्लड का लगभग 55% जो है एक लिक्विड पार्ट होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है उसके समान एक तरल है जो कि हमारे ब्रेन के जहां अवकाश है, जहां खोखली गुहाएं हैं, वहां पर ये भरा मिलेगा। इसके बारे में बताया किसने? सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स। और उन्होंने इसको कहा हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रो टर्म निकला है वाटर से। तो एक वाटरी सराउंडिंग्स इन आवर ब्रेन वेंट्रिकल फाउंड एंड फर्स्टली आइडेंटिफाइड बाय हिप्पोक्रेट्स। तो इट मींस ये हुआ कि जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिप्पोक्रेट्स, उन्होंने क्या कहा? इस CSF को हाइड्रोसिफेलस का। सिफेलस का टर्म आता है सिफेलोन यानी ब्रेन से, और हाइड्रो का टर्म आता है वाटर से। तो एक वाटर लाइक सब्सटेंसेस इन आवर ब्रेन मिलता है, जिसे हम कहते हैं क्या? वर्तमान में CSF कहते हैं। लेकिन हिप्पोक्रेट्स साहब ने इसको क्या कहा था? हाइड्रोसिफेलस। उसके बाद में देखिए, इसको स्पिरिचुअस लिम्फ भी कहा गया। और स्पिरिचुअस लिम्फ किसने कहा? स्वेडबर्ग साहब ने कहा। किसने कहा भाई? स्पिरिचुअस लिम्फ किसने कहा? स्वेडबर्ग। एनुअल स्वेडबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको कहा स्पिरिचुअस लिम्फ। और स्पिरिचुअस का मतलब आप जानते हैं मादक। क्या होता है भाई? मादक। तो ये जो स्पिरिचुअस है, इससे एक शब्द निकला था मादक। तो ब्रेन में जो मादक द्रव है, यानी जो मदहोश करने वाला द्रव है, उसको आइडेंटिफाई किया स्वेडबर्ग साहब ने। लेकिन उन्होंने इसको CSF नहीं कहा, इसको उन्होंने कहा क्या? स्पिरिचुअस लिम्फ का। जो ये CSF टर्म है ये किसने दिया? तो इसको मैं यही लिखता हूं कि CSF गिवन बाय कुसिंग। साइंटिस्ट थे कुसिंग, उन्होंने इसको टर्म दिया 1914 में। तो जो CSF है वो कसिंग नाम के साइंटिस्ट थे, जिनको कि आप कसिंग डिजीज के रूप में एंडोक्राइन एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर में पढ़ते हो। तो ये उनके द्वारा निकाला गया एक टर्म है। इन्होंने कहा कि पूरे ब्रेन के जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, उनकी जो अंदर की दीवारें हैं, जो कि एपेंडिमल सेल्स से कन्वर्टेड है, वहां से सब जगह से ये बनता है। लेकिन
ये बात इनकी पूरी सही नहीं हो पाई, लेकिन इनका जो टर्म है वो आज भी यूज किया जा रहा है। तो ये इनकी CSF के बारे में एक इनिशियल हमने एक छोटी सी चर्चा की। अब हम देखते हैं कि इसको हम पॉइंट वाइज स्टडी कैसे करें। सबसे पहले बात आती है कि प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का मतलब आप जानते हैं इसका उद्भव या उत्पत्ति कैसे होती है, यानी ये बनता कहाँ पे है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है। तो इसका प्रोडक्शन करता है कौन भाई, कोरोइड प्लेक्सस। और कोरोइड प्लेक्सस को हम क्या कहते हैं, रक्तक जालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रक्तक जालक। और ये कोरोइड प्लेक्सस बनाएंगे कैसे, ये मैं इस डायग्राम में आपको समझाऊंगा। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे ब्रेन में ये जो रक्तक जालक हैं, जालक पटल हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और इसकी अगर उपस्थिति देखें तो ये मिलेगा कहाँ पे, तो हमने पहले ही कहा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम में भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि वो खोखला है, उसके अंदर कैविटीज मिलती है। तो जो बीच की गुहाएं हैं हमारे ब्रेन में, यहाँ पर एक गुहा होगी, एक गुहा इधर होगी, पीछे जाकर के यहाँ मिक्स हो जाएगी, जब फोरामेना वो मुंड्रो रहेगा, फिर नीचे ईटर आएगी, फिर मेडुला ऑब्लांगेटा आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रेन के जो खोखले पार्ट है, और एक यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी में नीचे तक जा रही है, उसमें जो सेंट्रल कैनाल है, उन दोनों में ये भरा रहेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। तो वेंट्रिकल को आपने कह दिया निलय, और निलय किसके, एक तो मस्तिष्क के, एक तो मस्तिष्क के निलय प्लस मेरु रज्जु के निलय। इन दोनों में जो खाली जगह है वहां पर ये भरा रहेगा, वहां से इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके हम आयतन देखते हैं भाई, आयतन यानी ये कितना इसकी मात्रा हमारे ब्रेन में मिलेगी, इसको समझिए आप। यानी हर समय हमारे ब्रेन के जो कैविटीज हैं और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड की कैविटीज हैं, इनके मध्य जो मिलने वाला CSF है उसका अमाउंट 80 से लेकर के 150 ml तक होता है। लेकिन एक औसत रूप में इसको 150 ml माना गया है, जबकि इसका प्रोडक्शन रोजाना 500 मिलीलीटर होता है, यानी आधा लीटर होता है। लेकिन ये फाउंड कितना होता है हमारे ब्रेन की कैविटीज में, ओनली 150 ml। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं इस डायग्राम में समझाऊंगा। अब हम देखते हैं कि इसका pH कितना होता है। तो इसका pH स्लाइटली लेस देन आवर लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड से थोड़ा सा कम। जैसे कि ब्लड का आप pH पढ़ते हो 7.4 और इसका होता है 7.3। और वैसे देखा जाए तो स्लाइटली हम कहते हैं कि ये कैसा है, क्षारीय है। तो हल्का क्षारीय है 7.33। और अगर इसको हम बाहर निकाल करके टेस्ट करें कि इसमें क्या क्या है, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, जल मिलने वाला है। और CSF के टोटल पार्ट का 95 से 99% तक क्या हो सकता है, जल हो सकता है। और उसके बाद में देखिए आप, यहाँ मैंने लिखा है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो है वो एक ऐसा पदार्थ है जो वाटर को छोड़ करके सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला या प्रथम पोजीशन रखने वाला है। और दूसरे नंबर पे जो मिलेगा वो प्रोटीन मिलेगा, थर्ड नंबर पे यूरिया मिलेगा। आप कहोगे यूरिया का यहाँ क्या काम, यूरिया कहाँ होना चाहिए, यूरिया तो हमारे यूरिन में होना चाहिए, लेकिन नहीं, यूरिया जो है आप जानते हो कि ट्रेवलिंग किसके थ्रू करता है, ब्लड के थ्रू। और ये CSF बनने वाला है ब्लड से, अभी हम देखेंगे। तो ये मिलेगा। और फोर्थ नंबर पे मिलेगा आपके यूरिक एसिड और एक क्रिएटिनिन मिलेगा। ये सब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से बनने वाले पदार्थ हैं। और उसके अलावा कुछ खनिज लवण मिलते हैं इसमें। और ये जो खनिज लवण है, इनको देखें तो देखिए आप, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट और क्लोराइड्स, ये भी इस CSF में मिलने वाले हैं। और अगर इस CSF की बात करें एनी टाइम हमारे ब्रेन में कि कौन सी जगह इसका जो वॉल्यूम है, कौन सी जगह इसकी मात्रा कितनी रहेगी, तो मैंने एक सर्किल बनाया है। और इस सर्किल में देखिए मैंने यहाँ पर इसका अमाउंट भी लिखा है। ये आपके ब्रेन का सर्किल बनाया मैंने, ब्रेन को मैंने ब्रेन की तरह नहीं मिला करके इसको सर्किल रूप में दिखाया है। यहाँ मैंने देखिए ये पूरा जो भरा है ग्रीन कलर से, इसमें मैंने लिखा है क्रेनियल सब एरेक्नोइड स्पेस। इसका मतलब आप जानते हो कपाल के अंदर जो एरेक्नोइड स्पेस है, एरेक्नोइड गुहा है,
उसमें हर समय लगभग 100 ml CSF मिलता है। और ये भी आप जानते हैं कि सब एरेक्नोइड स्पेस किसे कहते हैं। आपने DAP पढ़ा था, या मैं कहूँ हमारे ब्रेन की झिल्लियाँ पढ़ी थी। एरेक्नोइड और पायामेटर के बीच में मिलने वाला जो स्पेस है वही क्या है, सब एरेक्नोइड स्पेस। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद में जो पेरासील है, जो हमारा ये सेरिब्रम है, इसमें मिलने वाली गुहा, जिसको आपने क्या कहा है, इसको फर्स्ट वेंट्रिकल कहा था और सेकंड वेंट्रिकल कहा था। इसमें 25 से लेके 30% तक मिलेगा। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है उसको डायोसिल आपने कहा था, जिसमें 2 से लेके 3 ml तक होगा। और फोर्थ वेंट्रिकल आपने मेटासील यानी मेडुला ऑब्लांगेटा हाइंड ब्रेन वाली जो कैविटी थी वेंट्रिकल था, उसमें भी 2 से लेके 3 ml तक मिलेगा। तो बाकी का जो न्यूरोसील है, जो सेंट्रल कैनाल है, और ये कहाँ मिलती है, स्पाइनल कॉर्ड में मिलती है। तो यहाँ पर इसका अमाउंट कितना होगा, 25 ml होगा। तो ये हमने देखा कि CSF कितना होता है और कहाँ कहाँ कितनी अमाउंट में ये मिलने वाला है। अब हम इससे अगला पॉइंट देखते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होता है। और ये मूवमेंट ही हमारी बॉडी के और हमारे ब्रेन के और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है, इन सब के लिए या मैं कहूँ टेम्पो ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है इसके मूवमेंट को समझना। अगर ये रुक जाएगा तो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका गमन देखता हूँ। गमन में मैंने लिखा है एंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसका मतलब आप समझते हैं, यह हमेशा आगे से पीछे की तरफ, आगे से पीछे की तरफ बहता है, पीछे की ओर ही बहता है। तो हम ये कह सकते हैं ये ब्लड की तरह न चल करके भाई ये सीधा एक तरफा इसका सर्कुलेशन होता है। और एक तरफा का मतलब होता है एक तरफ चलने वाला, यानी एक ही यूनिडायरेक्शनल में जाएगा। अब देखिए ये कैसे तो बनेगा और कैसे बहेगा। सबसे पहले मैंने लिखा है हार्ट आप जानते हैं, हार्ट बोलते हैं हृदय को। और ये जो हृदय है, यहाँ से एक बहुत बड़ी धमनी निकलती है पूरे शरीर को रक्त बांटने के लिए, महाधमनी। उससे कुछ धमनियां निकली और यहाँ हमारे ब्रेन में आ गई। तो ये जो धमनी है, इसमें क्या आया भाई, रक्त आया। इसमें क्या आया, रक्त आया। और ये पहुंच गया कहाँ, हमारे ब्रेन को। और ब्रेन को आपने कहा है मस्तिष्क। और ये ब्रेन में चला गया तो ब्रेन में आप जानते हो 3 तरह की झिल्लियां मिलती हैं। और उनमें से 3 तरह की झिल्लियों में जो सबसे अंदर वाली झिल्ली है, जो इसे सॉफ्ट मदर आपने कहा था, जिसको मृदु तानिका कहा था, जिसमें सबसे ज्यादा ब्लड कैपिलरीज थी, उसको आपने क्या कहा था, पायामेटर। तो ये थर्ड मेनिन है। ये कौन सी है, थर्ड, तीसरे प्रकार की, जो सबसे अंदर ब्रेन के पास में चिपकी रहती है, वो वाली झिल्ली है। और ये झिल्ली जो है पायामेटर होगी। इस पायामेटर में क्या आ गया भाई, ये रक्त आ गया। और ये कहां से चला था, हार्ट से चला था, धमनियों के थ्रू आ गया है। अब हम ये देखते हैं कि पायामेटर जो है दो जगह पर हमारे ब्रेन में अंदर की तरफ कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोरोइड प्लेक्सस। क्या कहते हैं भाई, कोरोइड प्लेक्सस। और ये कोरोइड प्लेक्सस मैंने यहां लिखा है एंटीरियर और पोस्टीरियर, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। आगे की ओर जो ये कोरोइड प्लेक्सस होगा वो कहां पर होगा, वो डायोसिल। और डायोसिल कौन सा होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है, तीसरी गुहा होती है, वहां पर बनेगा। और जो फोर्थ वेंट्रिकल है, जिसको आप क्या कहते हो, मेटासील, वहां पर एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होने वाली है। कैसे, देखिए ये आपका आ गया क्रेनियम, ये आ गया कि ड्यूरामेटर, ये आ गया आपका एरेक्नोइड, ये आ गया आपका पायामेटर। और यहाँ जो डायनसिफेलोन है, यहाँ पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनी। और एक इससे आगे चलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेटासील आ जाएगा। ये क्या आ गया, मेटासील। और ये क्या आ गया, डायोसील। तो डायोसील पे ये वाली स्ट्रक्चर बनी और मेटासील पे ये वाली स्ट्रक्चर बनी। और ये दोनों स्ट्रक्चर है, यही क्या है, हमारे कोरोइड प्लेक्सस हैं। ये
डायोसिल पे है तो इसको एंटीरियर बोलेंगे, और ये मेटासिल पे है तो इसको पोस्टीरियर बोलेंगे, और ये भी क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस है। तो आपने देखा एक डायोसिल की छत पे रहेगा और एक मेटासिल के पास रहेगा, या मैं कहूं थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल पे पायामेटर अंदर की तरफ धस करके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली है, और उसी को हम क्या कहने वाले हैं, उसी को हम कहने वाले हैं कोरॉइड प्लेक्सस। और यहां तक कौन आ रहा है, ब्लड आ रहा है भाई, कौन लेके आ रहा है, आर्टरीज लेके आ रही है। तो ये देखिए यहां पहुंच गया। अब देखिए आप इसकी जो लेयर है, ध्यान से सुनिए, पायामेटर की जो अंतः झिल्ली है वो कैसी है, वो एपेंडिमल कोशिकाओं से बनी हुई है। ये आपका जो पायामेटर था, इसको अगर मैं यहां दिखाऊं, देखिए ये पायामेटर है, और इस पायामेटर को मैंने इस तरह से फॉर्म कर दिया है। ये एक इसका और ये दूसरा, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। अब आप यहां देखिए जो पायामेटर है, इसकी अंदर की ये जो मेम्ब्रेन है, अगर इसको बाहर निकाल लें और इसको देखें तो ये होती है एपेंडिमल कोशिकाओं से निर्मित, सेल्स से निर्मित है। और एपेंडिमल सेल्स किसे कहते हैं, यानी आप देखिए ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार तो स्तंभाकार हो, स्तंभ की तरह नजर आती हो, इनमें क्या होगा, स्तंभाकार होगी, लेकिन इनके स्वतंत्र सतह पे क्या लगे होंगे, सीलिया लगे होंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, एपेंडिमल सेल्स से फॉर्म स्ट्रक्चर। और यही स्ट्रक्चर किसमें मिलने वाली है, पायामेटर में मिलने वाली है। और ये क्या करेगी, ये जो इसके अंदर ब्लड आ रहा है, उसको छानने का काम करेगी, ये छानेगी। तो देखिए यहां मैंने लिखा है कि ये पायामेटर दोनों के एरेक्नोकोरॉइड प्लेक्सस बन गए, और ये फिल्टर हुआ। फिल्टर होने के बाद में ये जो ब्लड आ रहा था अब तक, यहां पर ये ब्लड न कह के हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहेंगे। तो ये ब्लड से ही निकल गया है, तो अब इसमें क्या नहीं है, ये ब्लड प्लाज्मा के समान हो गया है। तो हम कहेंगे रक्त कणिकाएं जैसे स्ट्रक्चर्स हैं वो उनको हटा दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि अब यहां से ये कहां जाएगा, ये तो फॉर्मेशन हो गया, और अब इसकी ट्रेवलिंग करते हैं। हम ट्रेवलिंग करेंगे तो सबसे पहले हमारे प्रमस्तिष्क में मिलने वाली गुहा का नाम क्या है, उसका नाम आता है तो पेरासील है। और पेरासील कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल पार्श्व गुहाएं हमारे परमस्तिष्क, जो सबसे बड़ा है, सबसे समझदारी का जो हम काम कर रहे हैं वो उसी के थ्रू कर रहे हैं। तो वहां से गुजरेगा ये CSF, और ये जाएगा कहां, डायोसिल में। लेकिन डायोसिल में जाने से पहले इसको एक छिद्र को पार करना होगा, और वो छिद्र यहां पे रहेगा, और उस छिद्र को आप कहते हो मुनरो का छिद्र, मुनरो का फोरामेना ऑफ मुनरो का छिद्र। और मुनरो के छिद्र से ये डायोसिल में आ जाएगा जो डायनसेफेलोन है, और वहां पर बनता है थर्ड वेंट्रिकल। और ये आ गया आपका क्या, ईटर। और ईटर कहां होता है, एक ट्यूबुलर होलो पाइप होती है जो कि मिलती है किसमें, मिड ब्रेन में। ये किसमें मिलती है भाई, मिड ब्रेन में मिलती है। और फिर इस मिड ब्रेन से CSF आगे चलेगा, और ये आपका आ गया फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल को आप कहते हो क्या, मेटासील कहते हो। और ये जो मेटासील है ये मेडुला ऑब्लांगेटा में पाई जाती है। और वहां तक जब ये CSF आ गया है तो अब ये आगे जाएगा कहां, हमारे स्पाइनल स्पेस में, या मैं कहूं ये जो रीढ़ की हड्डी है इसमें मिलने वाली जो गुहा है उसमें जाएगा। और उसमें जाने से पहले इसको यहाँ पर 3 छिद्रों को पार करना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 छिद्र मिलने वाले हैं कहाँ, मेटासील के पास में। 2 तो पार्श्व में मिलेंगे और एक ये सेंटर में मिलेगा। जो पार्श्व में होंगे उनको लुस्का छिद्र कहेंगे। कौन से छिद्र कहेंगे, लुस्का के छिद्र। और ये जो बीच में मिलेगा इसको बोलेंगे मैगेंडी छिद्र। तो 3 छिद्र हो गए।
एक इधर वाला लुस्का, एक इधर वाला लुस्का और एक बीच वाला जिसे आपने मैगेंडी का छिद्र कहा है, और इसके थ्रू ये पहुंच गया कहां पर भाई, ये पहुंच गया है न्यूरोसील सेंट्रल कैनाल, यानी आपके मेरुरज्जु की आंतरिक गुहा में पहुंच गया है। अब यहां से ये कहां जाएगा, मेरुरज्जु हो, ब्रेन हो, उनके चारों ओर झिल्लियां हैं, झिल्लियों का नाम आप जानते हो डीएपी है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, और वहां जो एरेक्नोइड स्पेस है, या मैं कहूं बिटवीन एरेक्नोइड एंड पायामेटर जो स्पेस है वहां पर पहुंच जाएगा, और वहां जो एरेक्नोइड्स है वो आप जानते हो सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और उसकी स्ट्रक्चर कई जगह इस तरह से स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, एरेक्नोइड विलाई कहते हैं। और ये एरेक्नोइड विलाई क्या करेंगे, इस सीएसएफ को जो अब तक ट्रेवल करके आ रहा है इसको सैजिटल साइनस या मैं कहूं वेन्स वाले सिस्टम में डालेगी, और इस सुपीरियर सैजिटल साइनस के थ्रू वापस से ये कहां पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली हार्ट में पहुंच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पैरासिन के अंदर प्रवेश करने वाला कोरोइड प्लेक्सस से छन के बाहर आने वाला जो ब्लड है वो सीएसएफ होगा, और जैसे ही ये सैजिटल साइनस में जाएगा उसके बाद में ये ब्लड का ही कंपोजिशन हो जाएगा, न कि सीएसएफ। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का फिल्ट्रेशन के बीच में इधर सीएसएफ होगा और इस तरफ क्या होगा, ब्लड होगा। तो इस तरह से आपने ये इसका निर्माण हो गया और ये इसकी ट्रेवलिंग थ्योरी हो गई। अब छोटी सा एक टॉपिक बचा है इसी का कि सीएसएफ भाई क्या काम करता है, पर मस्तिष्क मेरु तरल या दिमाग में हम कह रहे हैं कि दिमाग का दही कर दिया, अरे दही नहीं किया भाई, दिमाग में जो द्रव है उसको दौड़ाना है, अगर वो दौड़ता रहेगा तो हम दौड़ते रहेंगे, अगर ये नहीं दौड़ेगा तो क्या होने वाला है। तो इसके फंक्शन देखने पड़ेंगे। फंक्शन में देखिए ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, और ये सुरक्षा किससे करता है, चोटों से, आघातों से सुरक्षा करता है भाई कौन, सीएसएफ। शॉक एब्जॉर्बर वह है, आघात को सहन करने वाला पावर इसके पास है भाई। तो पानी पे चोट मारो तो कितनी तेज लगती है, तो वही काम यहाँ हो रहा है। और ये प्रोटेक्शन, एक चीज जरूर ध्यान रखना कि हम जो ये सारे फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे फंक्शन जो है केवल ब्रेन के लिए नहीं है, साथ में मेरुरज्जु के लिए भी है, क्योंकि वहां भी ये ट्रेवल कर रहा है, मेरुरज्जु के लिए भी ये काम कर रहा है। दूसरा हम देख रहे हैं कीप द ब्रेन मॉइस्ट, यानी ब्रेन को हमेशा नम बनाए रखता है, ये सूखने नहीं देता। और अगर ब्रेन सूख गया तो फिर क्या होगा, सेल्स जो है मरने लग जाएगी, और हम कह सकते हैं कि हमारी जीवन की इतिश्री होने वाली है। और ये क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिएंट, क्योंकि आप जानते हो सीएसएफ में क्या है, ग्लूकोज है, प्रोटीन है, वाटर है, और हम ये भी जानते हैं कि ब्रेन को वर्क करने के लिए एनी टाइम हाइड्रेट रहना जरूरी है। इसलिए सीएसएफ क्या करता है, इसको मॉइस्ट रखने के साथ साथ जो न्यूट्रिशन है वो भी प्रोवाइड करवाएगा ब्रेन को भी, और साथ में स्पाइनल कोड को भी। और उसके बाद में देखिए गैसीय एक्सचेंज, ये क्या करता है, CO2 और ऑक्सीजन, इसके एक्सचेंज में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और डायग्नोसिस क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिकल आप समझते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो होती है, अर्थात हमारे नर्वस सिस्टम से, न्यूरॉन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी सीएसएफ को काम में लिया जाता है। तो ये रोग निदान में सहायक है। जैसे मान लीजिए कि स्पाइनल कोड में इसकी मात्रा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो लंबर पंक्चर करते हैं और उससे क्या निकाल लेते हैं, सीएसएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद में डायग्नोस करते हैं। और ये काम क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बैरियर बनाता है, हमारे ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की जो दीवारें हैं उनको इस तरह से मेक कर देता है, जिससे कि हमारे ब्रेन की इन झिल्लियों में और ब्रेन के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। यहां मैंने एक नोट लगाया है जिसको मैंने लिखा है कि अगर सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, तो उससे एक रोग होगा जिसका नाम क्या है, मस्तिष्क का व्रणशोथ, शोथ का मतलब सूजन होती है, और इसी को हम मेनिंजाइटिस डिजीज कहते हैं। कई बार हम ये भी पढ़ते हैं कि साहब अगर जो डीएपी है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पायामेटर, उनमें अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उससे क्या होगा, सूजन आएगी। तो हम वहां भी वो चीज पढ़ रहे हैं और यहाँ भी ये चीज, और दोनों को हमने मेनिंजाइटिस डिजीज कहा है। बिल्कुल सही है। अगर आप ये देखिए कि
CSF की मात्रा बढ़ेगी तो जो मेनिन्स हैं उनके बीच का स्पेस घटेगा, दीवारों पे जोर पड़ेगा, तो वो क्या है, स्वेलिंग्स पैदा करेगी, और ये जो स्थिति है वो क्या कहलाएगी, मेनिंजाइटिस डिजीज कहलाएगी। और ये ब्रेन के कौन से पार्ट में हो रहा है, पैरासील में हो रहा है। पैरासील में अगर CSF ज़्यादा बढ़ रहा है तो हमारा प्रमस्तिष्क जो है उस पर प्रेशर आने वाला है, सोचना, विचारना, तर्क करना, किसी को देखना, समझना, ये तार्किक बातें करना, याद करना, यानी कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाला है। और जैसे मान लो डायनसेफेलॉन जो थर्ड वेंट्रिकल है वहाँ पर CSF की जो अमाउंट है वो बढ़ जाए, और जो नॉर्मल डायोसिन में 2 से लेकर 3 ml तक होता है, और अगर ये 20 से 30 ml हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि डायोसिन जो प्यार, मोहब्बत, प्यास, ताप, ये जो केंद्र है ये प्रभावित होने वाले हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तो भी आपको, अगर सेंसर काम नहीं कर रहे, हो सकता है, मैं भी हो सकता है, ये अकेला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और जुड़ी हुई होती है, लेकिन आप ये समझिए कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या CSF की सांद्रता बढ़े तो भी क्या डिजीज होगी, मेनिंजाइटिस डिजीज होगी। तो ये हमने एक हमारे ब्रेन में बहने वाले दही की जगह द्रव को पढ़ा, और ये द्रव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है आप सबको अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।